हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज का जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 7। आप सोच रहे होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस चल कितना लंबा रहा है, मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। मैं हर डिटेल को, हर बारीकी को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस चीज़ को लेकर अश्योर्ड रहूँ कि हर चीज़ अच्छे से पढ़ाई जा रही है ना। हम इसी चीज़ को टारगेट मानकर चल रहे हैं कि चूंकि एक ही बार अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस अभी हमारा जारी रहेगा। अभी हम पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज समझेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस कैसे कैसे बिहेव करते हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस में कैसे चेंज होते हैं, उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बात की थी, आपको याद होगा। उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बट बिफोर वी बिगिन दिस लेक्चर, क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई नीट मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है? जी हाँ, हम हर चैप्टर के हर टॉपिक के प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड थरो मतलब कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते हैं। नॉट जस्ट दैट, उन वीडियोस में हर कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है, बट उन थ्योरीज को एप्लीकेशंस यानी उनके क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ उनके एप्लीकेशंस को भी कंसोलिडेट किया जाता है। मतलब हर थ्योरी और उसके एग्जाम्पल्स, ताकि आपको वो चैप्टर के उस टॉपिक पर एक डेप्थ में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ आए। अलॉन्ग विद दैट, हमारा हमेशा से बिलीफ रहा है कि जब भी आपको कोई कंसेप्ट सिखाया जाएगा तो उस कंसेप्ट की आपसे भी प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी है, क्योंकि आईआईटी जेईई ऐसी एग्ज़ाम है जहां पर आपको खुद से चीज़ें करनी होंगी। हमने इस बात में काफ़ी बात की है इस बारे में कि किसी भी स्किल को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो स्किल खुद से प्रैक्टिस करना। आईआईटी जेईई क्रैक करना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और इसे क्रैक करने के लिए आपको क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। तो डीपीपीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये डीपीपीज पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, बाय द वे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आई होप ये जानते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड होती हैं। इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट, जब आप पीडीएफ एक्सेस करेंगे तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पीडीएफ आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन पीडीएफ्स को जब आप प्रोवाइड करते हैं हम लोग डीपीपीज को, इन डीपीपीज के भी वीडियो सोल्यूशंस आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो इन डीपीपीज को भी वीडियो सोल्यूशन फॉर्मेट में आपके लिए पहुंचाया जाता है और उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या यूट्यूब हमारे चैनल आईआईटी जेईई नीट पर भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के। अलॉन्ग विद दैट, यस, हम इंश्योर करते हैं कि आपको हर चैप्टर पर बाय ऑल दीज मीन्स डीपीपीज, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये जो हमारे सारे लाइव टेस्ट हैं, आपके डाउट क्लैरिफिकेशन है और ये जो मॉक्स आपके होने वाले हैं, इन सारे अलग अलग मीन्स के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हम हर चैप्टर पर कम से कम काफ़ी सारे 500 मिनिमम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उस चैप्टर की, एक थरो नॉलेज आप डेवलप कर पाएँ, कहीं से कोई भी कसर बाकी ना रहे, इतने क्वेश्चन हम करें। और हमारा हमेशा से यकीन रहे कि हम क्वालिटी पर फोकस करें बजाय क्वांटिटी पर। तो बहुत सारे सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, हम हर कंसेप्ट के थ्रू, हर क्वेश्चन के थ्रू एक नई लर्निंग डेवलप करेंगे। तो आप हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हमेशा नया पाएंगे। और रीज़न और मोटिव भी तो ये सेम बातें रिपीट करके रटने वाली एक एग्जाम नहीं है, हमने शुरुआत से डिस्कस किया है। आईआईटी जेईई एक ऐसी एग्जाम है जो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक करती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करती है, जो आपकी बेसिक्स के कॉम्प्रहेंशन को एसेस करती है कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, नहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला आपके अंदर एटीट्यूड है या नहीं, वो चीज़ें चेक की जाती है इस एग्जाम के द्वारा। तो रटना, याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस चीज़ें समझना है और उन्हें अप्लाई करना है और अपनी इंटेलिजेंस से सॉल्व करना है। तो जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है बस उसे ध्यान से सुनते, पढ़ते और समझते चलिए। इन क्वेश्चंस के बाद एक और खास बात हम करने वाले हैं कि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, कैन यू बिलीव दैट? आपकी ये सारी तैयारी को ये दिखाते हुए, अश्योर करवाते हुए हम पास्ट ईयर्स के जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये समझेंगे कि देखो इन एग्जाम को क्वेश्चंस के क्रिएट करने के पीछे की क्या साइकी होती है, क्या थॉट प्रोसेस होती है, इन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एंड विल मेक यू रियलाइज कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो वही हैं जो इस एग्जाम के लिए हमेशा से सफिशिएंट है। यू विल योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम और एक और खास चीज़ें करने वाले हैं। हम डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स भी प्लान करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, उन्हें मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं। यहाँ पर इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। इस लिंक पर आप क्लिक करिए, मुझे अपने डाउट्स फॉरवर्ड करिए। इन सारे डाउट्स को भी हम एड्रेस करेंगे एक कॉमन लेक्चर में जब सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। आपको शुरू से एक सिंपल सी एडवाइस दी जाती है स्टूडेंट्स की, ये जो आपके डाउट्स हैं इन्हें रेलेवेंट रखिए, कुछ
जनरल सी सिंपल सी क्वेरीज हो उन्हें कमेंट में भी लिख देंगे, कभी ना कभी मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और उन्हें हमेशा किसी ना किसी लेक्चर में रिजॉल्व कर दूंगा या एड्रेस या एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ जेनरिक सी प्रॉब्लम है जो सच में जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन्हें आप डेफिनेटली फोटोग्राफ क्लिक करके फॉरवर्ड करिए, आस्क मी योर डाउट लिंक पर क्लिक करके, वो डेफिनेटली एक लेक्चर में कंबाइंडली सारे डाउट्स एड्रेस होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे डाउट्स भी टेकन केयर बाय मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सोच रहे हो आपको सब कुछ पढ़ाया भी जा रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट आपके डाउट्स तक रिजॉल्व करवाए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट येस, भूलिए मत कि आपके हर चैप्टर की प्रोग्रेस को, आपके हर चैप्टर की आप तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने इस चैप्टर पे कितनी प्रोग्रेस की है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट और असेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एनालाइज करने के लिए आपके चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। उन चैप्टर्स के टेस्ट देकर आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, और अगर आप सच में कहीं किसी सेक्शन में लो स्कोर पाते हैं, देख पाते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अटक रहे हैं, तो आप वो चीज़ें वापस से देख सकते हैं, उन्हें रिपीट कर सकते हैं, उस चीज़ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट वो जोन भी आपका कंसोलिडेट हो जाए। अलॉन्ग विद दैट आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स टाइमली आकर आपको और चीज़ों को लेकर, नॉन अकेडमिक अकेडमिक हर चीज़ को लेकर गाइडेंस देते रहेंगे। कोई भी इशू है, कोई भी अपडेट है, कोई भी नोटिफिकेशन है, हर चीज़ को लेकर आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आप हमेशा चीज़ों को लेकर अपडेटेड रहें। अलॉन्ग विद दैट येस, हम ये भी इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी बने, यानी एक चैप्टर के कंप्लीशन पर उसका एक कंप्लीट वन शॉट रिविजन, ताकि उस चैप्टर को आप थरोली रिवाइज कर पाएँ, उसको कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ पाएँ, उसमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, अगर यहाँ पर कहीं कोई गलती से कोई चीज़ आपके कारण आपसे मिस हो गई हो, तो एक बार आप फिर से उसे रिवाइज कर पाएँ, उसे अच्छे से देख पाएँ और उसे समझ पाएँ। बशर्ते ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब इसे एज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीट मत करिए कि सर ये सारा पार्ट स्किप करके वो चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन देख लेते हैं, इस प्रोसेस को बाईपास कर दे तो क्या चलेगा? क्या बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा क्या वाला एटीट्यूड हम खत्म करेंगे। आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, मतलब ये करने के बाद उसका सेकंड स्टेप ये है। ले तो ऐसा हो ना, ये आपने बेस क्रिएट किया, अब उसको रिवाइज करना है, उसको एक बार फ्रेश करना है, मेमोरी में रिवाइव करवाना है कि हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ये हो गया, ये हो गया, तब जाकर आप उसको वन शॉट रिवीजन से देखेंगे। तो ये तो एक फाइनल रिवीजन है, ना कि आप इससे चीज़ें पढ़ें, है ना। ये कभी भी आपको सजेस्ट या रिकमेंड नहीं किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट येस, आपके मॉक्स भी आपको दिए जाएंगे। हमेशा से ऐसा मेरा पर्सनली मानना रहा है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा, वन ऑफ द गुड वेज इज कि आप हमेशा उसके मॉक्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस और एडवांस के आप मॉक्स दीजिए, और वो भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करेगा। यानी आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे जेईई मेंस और एडवांस के, उसके थ्रू आपकी इन एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आप इनका पैटर्न समझ पाएंगे, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को वर्कआउट कर पाएंगे कि आपको किस सेक्शन में, किस सेगमेंट पे, किस सब्जेक्ट पर कितना वर्क देना है, कितना लोड देना है, कितना डिवोट करना है अपने एफर्ट्स को, कहाँ से कैसे मार्क्स फेच करने हैं, आप किस जोन में स्ट्रॉन्ग है, आप कहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस आप निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देकर। क्योंकि सीधे एग्जाम में बैठ जाना इज़ नेवर सजेस्टेड। आप पहले मॉक्स दीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए उस एग्जाम की, और जितना ज़्यादा एग्जाम्स के मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप एग्जाम को लिख पाएंगे। क्योंकि ऐसा हमेशा से कहा जाता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो as much as you can sweat in peace, है ना। मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि वहाँ जब आप मेन एग्जाम के लिए जाएं तो आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो, है ना। आई होप यू रिमेंबर दिस लाइन दैट प्रैक्टिस लाइक devil but play like an angel. So you are going to play like an angel but only when you have practiced like a devil. मतलब बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस किए, और सही प्रैक्टिस होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, है ना। इररेलेवेंट कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस करने से कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार इस बात में एम्फेसाइज करें कि हम क्वालिटी एजुकेशन में हैं। हम ऐसी इररेलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम रेलेवेंट टू द पॉइंट क्वालिटी काम की चीज़ें करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर से। आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और इन्हें और डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। मुझे पीरियोडिक फंक्शन समझना है, तो वो क्या कह रहा है, रूल्स टू फाइंड पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड ढूंढने के लिए क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उस पर हम अब बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं और बहुत काम आते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ना सिर्फ इस चैप्टर से बल्कि इस चैप्टर की बारीकियाँ उठाकर अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर में यूज़ की जाती हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो काम में आ रही होती है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। पहला फैक्ट आपके सामने जो लिखा हुआ है वो ये कि सर अगर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पी,
तब अगर आपसे कोई a टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड पूछे जहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर हैं और a जीरो ना हो ऑफ कोर्स, तो इसे हम एक पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं विद पीरियड t। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा विद पीरियड t। इस लाइन का मतलब क्या है हम पहले वो समझते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे फंक्शंस जैसे कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस और भी काफ़ी सारे फंक्शंस ऑब्वियसली होते हैं, ये सारे फंक्शन स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो कोई मुझसे कहे कि एक हमारे पास ऑलरेडी एक पीरियोडिक फंक्शन है, मैं फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है कॉस एक्स, है ना, मान लेते हैं आपका ये पीरियोडिक फंक्शन है जो कि है कॉस एक्स, ठीक है, और मैं इसे कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स। अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा होगा। तो अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे कॉस एक्स का ग्राफ कैसे दिखेगा सर कॉस एक्स का बड़ी सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा होगा। हम अगर चीज़ें देखें तो मुझे कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा गुजरता हुआ सा दिखता है, आई होप आपको याद होगा। मतलब ये सर साइन एक्स की तरह इसका कर्वेचर होता है, बट ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। साइन एक्स जहाँ 0 से पास होता है और 2 पाई तक जा रहा होता है, ये सर 0 पर 1 होके और कुछ ऐसे चीज़ें वर्कआउट हो रही होती है, बट इसका भी बिहेवियर, इसका भी नेचर ऑलमोस्ट सही है, वैसा ही है, और ये भी एग्जैक्ट उसी मैनर में बिहेव या रिस्पॉन्ड करता है। मेरा कहने का क्या मतलब स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शुरुआत करता है यहाँ से। मान लो अगर इसकी मैं शुरुआत समझाना चाहूँ आपको, तो ये कुछ ऐसा सा चलता है। आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हो, आप चाहो तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा ऐसे कैसे भी देख सकते हो। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट अफेक्ट इट्स बिहेवियर या पीरियोडिसिटी या इसका पीरियड समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप यहाँ से समझना चाहें। तो मान लो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक हम जा रहे हैं, क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो होगा ये स्टूडेंट्स होगा -π/2, ये होगा 0, ये होगा π/2, ये होगा पाई और ये होगा 3π/2। अगेन अगर आप इस डिस्टेंस को ट्रैवल करें, आप इस डिस्टेंस को देखें, इस डिस्टेंस को अगर आप समझें, तो डिस्टेंस आप ट्रैवल करते वक्त पाएंगे कि ओवरऑल जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी 2 पाई की ही है। तो ये जो जोन है वो बहुत सिमेट्रिकल मैंने बना नहीं पाया हूँ, बट आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये डिस्टेंस भी 2 पाई डिस्टेंस ही है। मतलब ओवरऑल ये जो कर्व है ये 2 पाई है। अब सेम यही 2 पाई की डिस्टेंस 3π/2 से उधर तक भी जाएगी और यही सेम कर्वेचर यहाँ से पीछे भी दिख रहा होगा। मतलब मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि यही कर्व जो 2 पाई यूनिट की डिस्टेंस कैरी किए हुए सेम बात अपने आप को बार बार रिपीट करता है। मतलब cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे अगर एक और फंक्शन के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पीरियोडिक फंक्शंस कैसे दिखते हैं, तो जैसे एक स्टूडेंट्स याद करो, अगर मैं आपको 10x फंक्शन का ग्राफ समझाना चाहूँ, तो याद है आपको स्टूडेंट्स 10x फंक्शन का ग्राफ कैसा बन रहा था? आई होप अब आपको चीज़ें याद आना शुरू हो रही जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। अगर मैं 10x फंक्शन का ग्राफ आपको दिखाऊँ तो आई होप आपको याद होगा कि सर 10x फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा जाते जाते ये कुछ ऐसा सा गिरता है और ऑब्वियसली वो -π/2 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और -π/2 पे -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सेम चीज़ रेप्लिकेट होती है सर, फिर वापस आगे जाके चीज़ें वो ऐसी कुछ जारी होती हैं और सेम चीज़ें पीछे भी रिपीट हो रही होती है और ये सेम चीज़ रिपीट होती चली जाती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -π/2 से π/2 में जो कहानी रिपीट हो रही होती है, जो ये सेगमेंट बन रहा होता है, वही सेगमेंट बार बार इस जोन में चल रहा होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10x को एज अ कर्व देखता, 10x को एज अ ग्राफ देखता, तो 10x भी हमारे लिए स्टूडेंट्स एक कैसा फंक्शन होता है? 10x भी हमारे लिए एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मैं एक ग्राफ बार बार आपके सामने इसलिए ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन ग्राफ्स की पिक्चर्स आपके ब्रेन में बस जाएं, क्योंकि इन ग्राफ से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी मैथ्स की सॉल्विंग को, कॉम्प्रहेंशन को बहुत ईजी बना देगी। इस बात को हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर अब मैं चीज़ें समझना चाह रहा हूँ तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए स्टूडेंट्स कि अगर cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर मैं कह पा रहा हूँ कि cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब हमने कंक्लूड किया स्टूडेंट्स की f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, है ना। दिस वाज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, है ना। इसका भी हम पीरियड क्या कह पा रहे थे स्टूडेंट्स, इसका जो पीरियड था 2 पाई। तो आप हमेशा कहेंगे कि अगर cos x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, मतलब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लेट्स से g ऑफ x, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, वो है लेट्स से 3 टाइम्स f ऑफ x, है ना, माइनस लेट्स से 8। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने cos x को तो cos x ही रखा ना, उसको तो इंटैक्ट किया, उसको तो चेंज नहीं किया। तो cos x वहीं रहा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसको किसी वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। फंक्शन के ग्राफ में कुछ चेंजेस आएंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक खास बात, जो सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी वो ये कि फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होगा। फंक्शन अभी भी जिस वैल्यू से अपने आप को रिपीट कर रहा था, जो रेकरेंस हो रहा था, जो रिपीटेशन हो रहा था, वो वही रहेगा। मतलब जो g ऑफ x आपने लिखा है सर, वो g ऑफ x क्या लिखा है आपने? सर आपने g ऑफ x कुछ ऐसा सा लिखा है सर, आपने g ऑफ x लिखा है 3 टाइम्स cos x -8।
और कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये कुछ ऐसा सा ही है कि cos x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड किया तो फंक्शन अभी जो g ऑफ x बना है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स, जो g ऑफ x का पीरियड होगा वो भी 2π ही रहेगा, वो भी इंटैक्ट रहेगा, वो भी अनचेंज्ड रहेगा। मतलब आई होप आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि एक फंक्शन है जो एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका कुछ पीरियड है, और उसमें अगर कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करके, मतलब उस फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी उस फंक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस शर्त ये कंडीशन अप्लाइड रहेगी स्टूडेंट्स कि cos x के साथ आप 0 मल्टीप्लाई मत कर देना। जैसे ही आप 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है आपको। 0 माइनस 8 ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ऑल्दो कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिस पर हम बात करेंगे, बट वहाँ कहानी कुछ और होती है। बट आप ये बात आई होप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। विद दैट अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो अब हम आएंगे स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? आई होप इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी में वो लिख रहा है, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड p, देन देयर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार और बहुत ज़रूरी बात है। अगर f ऑफ a x प्लस बी निकाल रहे हो, आई होप यू रियलाइज, डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि a ऑफ x प्लस बी अलग बात है और f ऑफ a टाइम्स x प्लस बी एक अलग बात है। इस केस में जब ऐसा कुछ लिखा है f ऑफ a x प्लस बी, उस केस में आप हमेशा याद रखिएगा, ऑब्वियसली a को अगेन इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कोई जीरो वैल्यू ना ले रहा हो। इस केस में भी हम कहेंगे, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसका पीरियड भी p होगा, बशर्ते आप उसके पीरियड को मॉड a से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें याद है स्टूडेंट्स, पीरियड एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू होती है। यानी मैं आपसे एक बहुत छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी बात ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, आपके पास एक कर्व है ना। कर्व कैसा है? कुछ ऐसा सा है। कर्व है कुछ ऐसा सा सर, मान लो f ऑफ x लिखा हुआ है ना, और इसकी वैल्यू लिख दी है किसी ने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, है ना। ये आपका कर्व है और आपको पता है सर कि ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है, और हमें पता है इस पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड होता है, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी, इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है। ये 1 वैल्यू के बाद खुद को अपने आप को रिपीट करता है, और इसी बेसिस पर मैं आगे बढ़ूँ। अगर मैं इस f ऑफ x में थोड़े से चेंजेस लेकर आऊँ, मतलब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ g ऑफ x, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ लेट्स से x नहीं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ लेट्स से 6x, और यहाँ पे लिख देता हूँ -2। तो मैंने अभी इसको चेंज कर दिया है। तो कहना है इसे कि सर ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। अनडाउटेडली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि आपने g ऑफ x कुछ नहीं लिखा है, आपने g ऑफ x में छोटे से माइन्यूट से चेंजेस किए स्टूडेंट्स। अब जो आपने g ऑफ x लिख दिया है ना, वो g ऑफ x क्या है, ध्यान से सुनिएगा। g ऑफ x वही सेम आपका f ऑफ x जैसा ही, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। पहले तो f ऑफ x में जब ये x था तो यहाँ पे 6x है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने f ऑफ 6x लिखा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? अगर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ इसको ऐसा लिख देता 6x, और मान लो यहाँ पे 6x माइनस ऐसा 2 कर देता, मतलब मैं क्या कर देता f ऑफ 6x माइनस 2, मतलब ओवरऑल आपका ये g ऑफ x स्टूडेंट्स, क्या आपको रियलाइज हो रहा है? तो भी इसमें मतलब इसके पीरियड में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाले। पहली बात तो ये डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन बना रहने वाला है। मतलब आपने क्या किया, g ऑफ x क्या बनाया, f ऑफ a x प्लस b, मतलब a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -2 है। बस अगेन ये इंश्योर करना पड़ेगा कि x को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वो 0 ना हो, तब भी ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। बस एक छोटा सा चेंज आएगा स्टूडेंट्स कि इस बार जब आप पीरियड लिखेंगे, इस बार जब g ऑफ x फंक्शन का अब आप पीरियड लिखेंगे, तो वो जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स इस बार वो कैसा होगा, वही जो ओरिजिनल फंक्शन के कंपोजिशन से बना है उसी फंक्शन का पीरियड पहले तो लिख दीजिए। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हुआ करता था सर, इस फंक्शन का पीरियड हुआ करता था 1 डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है सर, वो 6 है। अगर f ऑफ x का पीरियड था 1, तो f ऑफ 6x माइनस 2 का पीरियड होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 6। क्या कहेंगे सर, f ऑफ 6x माइनस 2 का जो पीरियड होगा वो होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 6। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, मॉड ऑफ 6 ही होता है, तो इसका जो पीरियड निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 1/6। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये कैसे निकल कर आ रहा है और हम इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझ रहे हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर रहे हैं? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें स्मूथली क्लियर हो रही हैं और समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाली है। जैसे एक छोटा सा सिनेरियो और लेते हैं स्टूडेंट्स, और एक और कंसेप्ट के थ्रू, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है ना, हमारे पास फंक्शन है sin x, है ना। तो f ऑफ x फंक्शन था स्टूडेंट जो कि क्या था, sin x। ठीक है सर, अच्छी बात है, f ऑफ x फंक्शन था sin x, पर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ g ऑफ x, जो कि सर कुछ ऐसा सा है, 3 टाइम्स साइन ऑफ लेट्स से √2 के बजाय एक नॉर्मल वर्ड ले लेता हूँ, अभी आप √ देख के घबरा जाएंगे, तो साइन ऑफ ले लेते हैं लेट्स से 3x - 2
प्लस 9। तो सर अब आपने चेंज क्या लाए, पहले तो एक बात समझो स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है सर कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या हमें साइन एक्स फंक्शन का पीरियड पता है? सर हमें साइन एक्स फंक्शन का पीरियड पता है, इस फंक्शन का जो पीरियड होता है सर वो होता है 2 पाई। आई होप आपको याद होगा। साइन एक्स एज अ फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। आई होप आपको याद होगा। उसी तर्ज पर सबसे पहले तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन का जो भी है अंदर एक्स के साथ जो भी ऑपरेशंस किए वो हम बाद में सोचेंगे, बट अगर साइन में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया होता तो इनकी वजह से, इसके और इसकी वजह से इसके पीरियड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को डेफिनेटली हम कंसिडरेशन में रखेंगे। और इस चीज़ के कारण क्या हो रहा होगा, आई होप अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि सर एक छोटी सी बात का ध्यान रख लो आप, कि अगर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 3x - 2, तो हमें पता है साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो इस g ऑफ x का भी पीरियड होगा 2 पाई, बशर्ते बस एक छोटा सा चेंज आएगा स्टूडेंट्स, क्या कि सर जो x का कोफिशिएंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, x का कोफिशिएंट है 3, तो 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मॉड ऑफ 3 आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यानी उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो इस g ऑफ x का जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स, जो आपका g ऑफ x फंक्शन है इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 3। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात तक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस कंसर्न है कि अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो जो साइन ऑफ x का पीरियड होता है, बस साइन ऑफ 3x का जो पीरियड होगा वो होगा साइन x का जो पीरियड है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 3। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? मतलब इससे और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है बस वो है x का कोफिशिएंट। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात हम सोच रहे होंगे और अप्लाई कर रहे होंगे और चीज़ें निकाल रहे होंगे। पीरियोडिक फंक्शन की अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई स्टूडेंट्स, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, वो क्या कह रहा है, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड p, तो इसका अगर पीरियड है लेट्स से p इज द पीरियड एंड gx इज पीरियोडिक फंक्शन विद q, है ना। तो f ऑफ x का पीरियड है p और g ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड q, तो फिर ऑब्वियसली एक छोटा सा कंस्ट्रेंट और कंडीशन की मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि p और q इक्वल नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर मच फिलहाल के लिए, और LCM ऑफ p और q एग्जिस्ट करता है। इस बारे में हम बात करेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, मतलब इस बात पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि सर LCM का एग्जिस्ट करना भी क्यों ज़रूरी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो वो कह रहा है f ऑफ x प्लस माइनस gx भी, माइनस के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि चीज़ें हट सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं, बट f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा LCM ऑफ p और q के इक्वल। ये क्या मज़ेदार सी बात है सर जो आप कह रहे हो, इसका क्या मतलब है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इसको ऐसे समझो। मान लो आपके पास दो फंक्शंस हैं, आपके पास दो फंक्शंस कैसे हैं, मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x और ये एक फंक्शन है ना, इस f ऑफ x का मान लो, मैं फंक्शन मान ले रहा हूँ, कोई भी एक फंक्शन है, बट इस f ऑफ x का मुझसे कोई कहता है कि सर इस फंक्शन का पीरियड जो है, इस फंक्शन का मैं डायरेक्टली पीरियड लिख देता हूँ, लेट्स से सर इस फंक्शन का पीरियड था, लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, है ना, मान लेते हैं इस फंक्शन का पीरियड है 2, कोई भी एक फंक्शन एक रैंडम सा मैं पीरियड ले रहा हूँ 2, और एक और फंक्शन है स्टूडेंट्स मान लेते हैं g ऑफ x, और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इस फंक्शन का लेट्स से सर हमको पीरियड दिया जा रहा है, वो है लेट्स से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब हमसे कोई पूछे कि सर f ऑफ x माइनस g ऑफ x के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, माइनस उनमें चीज़ें हट जाती हैं, मतलब मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x के बारे में आपका क्या प्रोडिक्शन है, तो पहला कंक्लूजन तो होगा स्टूडेंट्स कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसके बारे में एक कंक्लूजन डेफिनेटली मैं कहूँगा सबसे पहला तो कि सर हाँ ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका भी एक पीरियड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका पीरियड होगा क्या, वो कैसे निकालेंगे? तो इसका पीरियड होगा कि अगर इसका कुछ पीरियड है और इसका कुछ पीरियड है और उनका एलसीएम निकाला जा सकता है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 4, मतलब इसका जो पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ f ऑफ x एंड पीरियड ऑफ g ऑफ x विच इज़ 4। आई होप आपको पता है एलसीएम इज अ नंबर विच इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 और 4 के सारे मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे, 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 ऐसे। तो 2 और 4 का जो सबसे कॉमन, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे दिखता है दैट्स 4। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना आता है, 4। तो मैं कहूँगा इस फंक्शन का जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स दैट इज़ 4। मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x का जो पीरियड आएगा वो पहली बात तो पीरियोडिक फंक्शन होगा एंड दैट पीरियड इज गोइंग टू बी 4। बशर्ते एक कंडीशन है स्टूडेंट्स कि 2 और 4 का एलसीएम निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे दो ऐसे फंक्शंस आ गए जिनका पीरियड नहीं निकाला जा सकता तो फिर प्रॉब्लम होगी।
मतलब पीरियड नहीं निकाला सकता था अगर उन फंक्शंस के पीरियड्स का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक इर्रेशनल और रैशनल नंबर का पीरियड निकालूँ तो वही निकलेगा। इर्रेशनल नंबर अपने खुद के प्रोडक्ट देगा, अपने खुद के मल्टीपल देगा, रैशनल नंबर अपने खुद के मल्टीपल देगा, और इर्रेशनल और रैशनल में कोई भी नंबर कॉमन आना मुश्किल है। आपको ये बात रियलाइज़ हो रही है स्टूडेंट्स? मैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक सिनेरियो हम लेते हैं, मान लो हमने एक सिनेरियो डेवलप किया। एक सिनेरियो कुछ ऐसा सा आ रहा है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना। आपके सामने एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी वैल्यू वो दे रहा है, लेट्स से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ √2 ऑफ एक्स। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, लेट्स से मान लेते हैं सिंपल सा कोई फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड सा फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ही ले लेते हैं, जैसे 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, है ना, -2। अब मुझे दिख रहा है सर फ्रैक्शन पार्ट क्लियरली एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इनमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे, इनके भी कुछ ना कुछ पीरियड होंगे, है ना। जैसे अगर मैं इनके पीरियड्स की बात करूँ तो इसके पीरियड क्या होंगे स्टूडेंट, सोच के देखो। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, जैसे मान लो थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा देता हूँ। तो मान लो एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, डेफिनेटली होना है सर, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के साथ चीज़ें आ रही हैं। बस एक छोटा सा चेंज आएगा सर कि ये पहली बात तो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, बट इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो एक्स का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है 1, तो इसका भी पीरियड 1 तो होगा, बट विद अ माइन्यूट चेंज। व्हाट इज दैट माइन्यूट चेंज? सर चेंज ये होगा कि आप x का कोफिशिएंट -√2 के पॉजिटिव वैल्यू से, यानी -√2 का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ √2, यानी आप इससे डिवाइड करोगे, और इससे अगर डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स इसका पीरियड कितना आ रहा है, तो इसका पीरियड आ रहा है 1/√2। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है और ये आसानी से समझ आ रहा है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप ये क्लियर है आपको। अलॉन्ग विद दैट, अगर मुझसे कोई जी ऑफ एक्स का पीरियड पूछता है, अगर मुझसे किसी ने जी ऑफ एक्स के बारे में पूछा होता तो कि इसका क्या पीरियड होता है, तो मैं इस जी ऑफ एक्स के पीरियड के बारे में क्या कहता है स्टूडेंट्स, सर जी ऑफ एक्स जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 3x - 2, है ना। तो सर मुझे पता है कि इसका जो पीरियड होगा इस 3 और 2 से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 1, तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस फंक्शन के पीरियड को मैं क्या कहूँगा, 1। आई होप यू रियलाइज दैट एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सर ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका पीरियड था 1/√2 और इसका पीरियड था 1। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से। और अगर मैं अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहूँ तो मुझे 1/√2 की तरह दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको रैशनलाइज मत करो, ऐसे ही समझ लो। और मान लो ये दिख रहा है 1/1। मैं चीज़ें यहीं पर आपको नई चीज़ें, स्टैंडर्ड सी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास फ्रैक्शंस हो स्टूडेंट्स, तो क्या आपको पता है फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2-3 फ्रैक्शंस हैं, मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से थोड़ी दूर लेकर जा रहा हूँ आपको इसी कंसेप्ट पर वापस आने के लिए, पर उससे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हमें आता है फ्रैक्शंस के पीरियड निकालना, तो फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालना। तो फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। मान लो एक फ्रैक्शन है a/b और एक फ्रैक्शन है लेट्स से c/d और एक फ्रैक्शन है लेट्स से e/f, है ना। ये 3 फ्रैक्शंस हैं और मुझसे कोई पूछता है इन तीनों फ्रैक्शंस का आप एलसीएम निकालिए, तो बड़ी स्टैंडर्ड सी टेक्निक होती है क्लास। नॉर्मल एलसीएम तो नॉर्मल तरीके से हम निकाल लिया करते थे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालिए, मतलब लेट्स से 2/3, 5/7 और 8/2 सर 8/7 कुछ लिखा हुआ है, तो उस केस में फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे निकालते हैं इसी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट यू गिव इट अ ट्राई, सोच के बताइए स्टूडेंट्स की फ्रैक्शंस के एलसीएम हम कैसे निकाला करते हैं। एक बार आप खुद से सोचिए, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। देखो आई होप आपने गेस किया कि फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालने की टेक्निक बड़ी सिंपल सी है सर। कैसी है, आप पहले न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लीजिए, मतलब आप क्या करो सर, आप न्यूमरेटर इंडिविजुअली लिख लीजिए कौन कौन a, c और e, और a, c और e का एलसीएम ले लीजिए, और फिर बचा कौन सर, बचा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए, और डिनोमिनेटर में कौन कौन है सर, b, d और f, तो इनके इंडिविजुअल आप एचसीएफ ले लीजिए। तो ये जो है सर, ये जो आप लिख रहे हैं ये होगा एलसीएम इन तीनों फ्रैक्शंस का। बड़ी स्टैंडर्ड सी सिंपल सी बात थी क्लास। इसी थ्योरी पर बेस्ड अगर मैं एक और कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूं, तो क्या हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं सर फ्रैक्शंस का डेफिनेटली एचसीएफ भी निकाला जाता है। ये बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैथ्स में काम आएंगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में ही। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिए। मान लीजिए एचसीएफ आप निकाल रहे हो, लेट्स से 2-3 फ्रैक्शंस हैं, a/b, c/d और e/f, ये आपके 3 फ्रैक्शंस हैं, है ना, और इन 3 फ्रैक्शंस का आप एचसीएफ निकाल रहे हो। तो जब एलसीएम निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले रहे थे, जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यानी अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सोच के बताइए। अब आप करेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर विच इज a, c एंड e डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ these denominators b, d and f individually separately।
क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं वापस हमारे क्वेश्चन पे आता हूँ। वापस अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो मुझे सिखाया गया है सर कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1/√2, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1/1। तो क्या इन फंक्शंस का भी पीरियड निकाला जा सकता है? चलो इसको मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बना देता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ कि मैं जो कंसेप्ट कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। मान लो इसको मैं 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बजाय मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा होता 3 टाइम्स लेट्स से पाई एक्स। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती? और जैसे ये पाई एक्स आ जाता तो क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस केस में जो पीरियड हो जाता है वो कितना हो जाता? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है 1, लेकिन पाई एक्स का फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड हो जाएगा 1/पाई। तो यहाँ पे जो पीरियड होता है वो होता है 1/पाई। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स की चीज़ें ऐसे बदली जा सकती हैं? तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जी ऑफ एक्स डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1/पाई। एफ ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1/√2। अब मुझे चीज़ें कैसे सोचनी होंगी स्टूडेंट्स, वो मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न है, वो मेरे लिए एक थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगा सर कि अब जब आप पीरियड निकालोगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, तो वो क्या होगा सर? वो होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और इस बेसिस पर अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहूँ, इस बेसिस पर अगर मैं इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे सर? हम निकालना चाह रहे हैं एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ 1/√2 हमारा पीरियड था एफ ऑफ एक्स का, और जी ऑफ एक्स का पीरियड था 1/पाई। डिड यू रियलाइज प्रॉब्लम? और सर ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? दोनों इरैशनल नंबर्स है, और इरैशनल नंबर्स पे चीज़ें वर्कआउट करना इतना आसान नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक रैशनल और एक इरैशनल भी होता है ना तभी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर हम स्टक हैं, यहाँ पर आकर हम अटकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि इस तरह की चीज़ों पर एलसीएम फिगर आउट करना मुश्किल है, रादर टोटली इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स पे एलसीएम नहीं निकालते, मतलब इरैशनल नंबर्स पे एलसीएम निकालना, रादर मैं कहूँगा इरैशनल और रैशनल का या इरैशनल और इरैशनल के एलसीएम निकालना इज अ लिटिल ट्रिकी और रादर क्वाइट टीडियस और क्वाइट टफ। तो इस जगह आके हम कहते हैं दैट इन नंबर्स का एलसीएम निकालना इज नॉट पॉसिबल, और इस जगह आकर हम कहेंगे कि अगर इस केस में जब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इनका पीरियड निकाल पाना मुश्किल है या रादर पॉसिबल नहीं है। तो मैं 2 बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी सिंपल सी चीज़ बात स्टूडेंट्स, कि पहली बात तो एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों के कुछ कुछ अपने इंडिविजुअल पीरियड्स हैं, तो उनका एलसीएम जो होगा वो उनके सम का पीरियड होगा। लेकिन अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर उस केस में आप उसको पीरियोडिक नहीं कहोगे, उनका पीरियड निकाल पाना अगेन मुश्किल है या वो नहीं निकाला जा सकता। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई। विद दैट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और ख़ास बात, अगर आपसे कोई कहे कि सर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और सवाल आता है क्या 1/f ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, तो आप अनहेजिटेटिंगली कहिएगा कि हाँ सर एफ ऑफ एक्स भी सेम पीरियड पी के साथ एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। इस बात का क्या मतलब है, क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स? ज़रा याद करो 10x का ग्राफ -π/2 से पाई, यानी 10x का जो पीरियड था वो कितना था? पाई। डिड यू रियलाइज अगर मैं एक पीरियड एक फंक्शन की बात करूँ 10x है ना, तो 10x कैसा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? एक पीरियोडिक फंक्शन। और अगर 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या होता है सर? इस फंक्शन का पीरियड डेफिनेटली क्या होता है? पाई। आई होप आपको याद आ रहा है। तो अगर 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, तो आपसे कोई पूछे सर अगर एक नया फंक्शन बनाता हूँ जी ऑफ एक्स which is nothing but what, which is 1/f of x, so will it also be a periodic function? It will indeed be a periodic function। मतलब 1/fx यानी 1/10x is also going to be a periodic function। और हमें पता है सर 1/10x क्या होता है सर? पहले तो यहीं से कह देते हैं सर 1/f of x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका भी पीरियड पाई होगा, मतलब ये जो है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। और अगर आपको इस नज़रिए से नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप एक और पर्सपेक्टिव से इसे देख सकते हो कि हाँ सर ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होगा? पाई। और अगर ऐसे इसको थ्योरेटिकली नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो 1/10x क्या होता है? 10x का रेसिप्रोकल। 10x का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स कितना होता है? cot x। और हमें पता है सर कि cot x का ग्राफ कैसा बनता है, याद करो स्टूडेंट्स, cot x के ग्राफ में बस चीज़ें हल्की सी चेंज हो जाती हैं, बस ये शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होकर कुछ ऐसा सा बनने लगता है। डू यू रियलाइज दैट? बस चीज़ें कुछ ऐसी सी चल रही होती हैं, बाकी बात वही होती है 0 से पाई तक, है ना। π/2 पे ये क्या हो जाता है? अब 0 हो जाता है, तो वही कहानी बार बार रिपीट होती है, फिर यही कहानी सेम रिपीट होगी यहाँ, है ना, फिर वही कहानी सेम चलती चली जाएगी इसके आगे और इसके पीछे भी। तो मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वही ग्राफ, वही कर्व, वही सेम फंक्शन बनता है और वैसा ही पीरियड बनता है। तो अगर उसका रेसिप्रोकल भी लिया होता तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है सर कि cot x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, याद करो
और अगर ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है तो हमें पता है, हमने ग्राफ्स को देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि एक फंक्शन अपने आप को किसी एक जोन में रिपीट करने लग जाए, मतलब जैसा वो 0 से पाई तक था वैसे ही पाई से 2 पाई है, वैसा ही माइनस पाई से 0, और वही सेम बात बार बार रिपीट हो रही है, वही सेम सेगमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है स्टूडेंट्स 1/f(x) या 1/tan(x) या फिर cot x, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड होगा स्टूडेंट्स पाई। इस बात को भी बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के आप क्लेम कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं। क्या आपको ये पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत डिटेल में क्लियर हैं कि f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो कैसे दो फंक्शंस के सम, मतलब अलग अलग पीरियोडिक फंक्शन के सम का भी पीरियड एज एन एलसीएम निकाल के हम फिगर आउट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, ऐसा दो के लिए ट्रू नहीं है ना, दो से ज़्यादा भी होंगे तो उनका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे, सेम कहानी हम अप्लाई करेंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर 3 फंक्शन होते हैं, मान लो एक होता, मतलब दो से ज़्यादा भी होते हैं, एक होता f(x), एक होता g(x) और ऐसे एक होता h(x), है ना। f(x) का लेट्स से पीरियड होता p, g(x) का पीरियड होता q और h(x) का पीरियड होता r, तो आप कुछ मत करते, इनके तीनों के पीरियड, सम के पीरियड को आप कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ पी क्यू एन आर। आई होप यही बात आप फॉलो करेंगे और ये बात बहुत काम आने वाली है, बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझिएगा, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अलॉन्ग विद दैट, यस, हमने अभी डिस्कस किया कि f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही होता है, इसे भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज समझेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो रही है कि अगर एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है तो फिर हम उस फंक्शन का पीरियड नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर एक और खास बात समझें, आई होप ये लाइन आपको याद आई है कि अगर किसी फंक्शन का, मतलब किन्हीं दो वैल्यूज़ का एलसीएम फिगर आउट नहीं किया सकता, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट जहाँ पर आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आप उनका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे या निकाल सकते हैं तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर इस फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, है ना। ऐसा भी एक एक्सेप्शनल केस पॉसिबल है। इन बातों को याद रखिएगा क्लास, इन बातों में ही क्वेश्चंस छुपे हैं, इन बातों में ही जेईई मेंस और एडवांस आपको घुमाता है, तो ये बातें समझ के याद रखना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट, ये कह रहा है f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t, देन अंडर ऑफ f(x) भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद सेम पीरियड। तो सर जैसा आपने 1/f(x) के लिए देखा वैसा ही अंडर के लिए भी होगा, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सा फंक्शन मान लिया स्टूडेंट्स, वही हमारा क्या, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो कोई मुझसे बोलता है अंडर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होगा, मतलब कोई मुझसे लेट्स से बोलता है अंडर ऑफ f(x) या फिर अंडर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होगा। तो सर आपने तो बोला है अंडर का पता है, अब अंडर ऑफ क्या होता है, तो नहीं सर, कुछ आपने ज़्यादा बड़ी बात नहीं की है। आपने कैसे सोचा स्टूडेंट, सोच के देखो, सिंपल सी बात है। मुझे पता है सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, है ना। तो सर मुझे पता है अंडर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का भी पीरियड क्या होगा, 1, मतलब ये जो है फंक्शन, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इस पीरियोडिक फंक्शन का भी पीरियड क्या होगा, 1। और सर अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो और इसका पीरियड 1 है, तो इस पर अंडर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही मेंटेन रहेगा स्टूडेंट्स, और उस फंक्शन का भी पीरियड क्या रहेगा सर, 1। तो डिड यू रियलाइज़, अंडर लगाने से कोई मेजर सा चेंज नहीं आता है, चीज़ें वही रहती हैं, चीज़ें वैसी ही बनी रहती हैं और वैसी ही चलती हैं। आई होप आपको ये बात याद रहेगी, अंडर लगाने से फंक्शन स्टिल स्टेज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड डज नॉट चेंज। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है कि अगर f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड p, देन अंडर f(x) विल ऑल्सो स्टे अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड p। याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं सारी बातें, ये एग्जाम्पल्स, ये इलस्ट्रेशन, ताकि अगर इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर आप गलती से भूल जाएं तो उसका एग्जाम्पल देख के आप रिकॉल कर पाएँ। मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल से हमेशा समझाने पर इसीलिए एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली यकीन है कि एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से, डेमोन्स्ट्रेशन से चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं बजाय थ्योरेटिकल कंसेप्ट के। तो हमेशा एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिएगा और हर चीज़ को नोट डाउन करिएगा, है ना। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है सर f(x) अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड p और g(x) एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है। सर ये क्या कह रहे हो आप, ये लाइन तो बड़ी अजीब सी है सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, इसका क्या मतलब होता है, और वो कह रहा है तब g(f(x) भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। सर सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तो आप हमें ये बताओ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। आपने पढ़ा है, बस आप याद नहीं कर पा रहे हो। याद करो स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, बस इसको ऐसे समझ लो, अगर कोई फंक्शन कॉन्स्टेंटली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिलहाल बस याद रखो स्टूडेंट्स, कोई एक फंक्शन एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर कोई एक फंक्शन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वो गिरता ही चला जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। मतलब ये कैसा फंक्शन है क्लास, ये क्लियरली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक क्लियरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है।
ये एक क्लियरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। जब वापस इस बात पे आता हूँ तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस में पहली बात तो वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स तो पहली बात तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है पी। मान लो एक फंक्शन बना लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेट्स से साइन एक्स है ना, और हमें पता है साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है कितना स्टूडेंट्स, जिसका पीरियड होता है 2 पाई। हम पीरियड को पी के बजाय लेट्स से मैं इसको टी से लिखना शुरू करते हैं। जनरली एक कन्वेंशन है दैट मैथमेटिशियंस राइट पीरियड एज टी, ना हम इसको टी से डिनोट करते हैं। तो साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड है 2 पाई है ना। अब वो कह रहा है सर मान लो जी ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक एक मोनोटॉनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है। अब स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन कैसा होता है, जैसे लॉग एक्स, जैसे ई टू द पावर एक्स, ये हमारी स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है। याद करो स्टूडेंट्स, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर, अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटॉनिक फंक्शन है सर। जैसे अगर आप देखो log x का ग्राफ जब a लेस देन 1 है तब भी अपनी मोनोटोनोसिटी मेंटेन करता है, वो ऑब्वियसली कुछ ऐसा बन जाता है, लेकिन उस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। सेम e टू द पावर x ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है। मतलब मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ स्टूडेंट्स, इसी बात को कंसोलिडेट करवाना चाहूँ तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो क्या हमारा g ऑफ x है ना सर, मुझे पता है g ऑफ x जो मैं ले रहा हूँ जैसे कि log x, तो मुझे पता है सर log x एक डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन तो नहीं है, बट येस आई कैन डू क्लेम अबाउट इट दिस दैट येस log x एक स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है। log x सर एक स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है। अब स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एज्यूमिंग कि इसका जो बेस है वो बड़ा है ग्रेटर देन 0 है ना, ये जो है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 तो होना इसका तय है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ एक स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है log x का ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसा बनता है अगर a ग्रेटर देन 0 हो। ये आपका क्या है क्लास, ये आपका log x का ग्राफ है। कब, जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। क्या आपको ये बात याद आ रही है स्टूडेंट्स? अब वो आपसे ये कह रहा है, बड़ी सिंपल सी साधारण सी इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है कि सर आपका जो g ऑफ f ऑफ x होगा, जो आपका g ऑफ f ऑफ x होगा वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। अच्छा, वो f ऑफ g ऑफ x के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद द सेम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा। और इस बात में आपको IIT घुमाएगा, इस बात में आपको IIT अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को तो ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाते हैं। अब आप जब जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको दिखेगा, मैं आपको रियलाइज़ करूँगा देखो इस प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। और जब आपको इतने सारे कंसेप्ट पता होंगे तो आप कहीं ना कहीं से सोच पाओगे। तो कंसेप्ट पता हो, कहानी निकल जाएगी, आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, आप आंसर बना लेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि g ऑफ f ऑफ x भी कब, जब g ऑफ x एक स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो, यानी मैनी टू वन जैसा से केस ना बने। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका कुछ ना कुछ पीरियड था जैसे 2 पाई। तो कह रहा है g ऑफ f ऑफ x। अब क्या आपको कंपोजिट फंक्शंस निकालते आता है स्टूडेंट्स? आई होप हमने सीखा है हम कंपोजिट फंक्शंस कैसे निकालते हैं, g ऑफ f ऑफ x। इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करते हैं क्लास, तो g को एज इट इज रखते हैं, f ऑफ x को निकालते हैं। तो f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ विच इज़ व्हाट साइन x, तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ g ऑफ साइन x। सर मुझे जानना है g ऑफ साइन x क्या होगा, तो सर मुझे पता है g ऑफ x था log x, अगर g ऑफ x था log x तो g ऑफ साइन x क्या होगा सर, g ऑफ साइन x होगा log ऑफ साइन x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और आप निसंदेह कह सकते हो कि log ऑफ साइन x भी अनडाउटेडली एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, log ऑफ साइन x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा with a constraint, with a simplification, with a notion that इस g ऑफ f ऑफ x का log ऑफ साइन x का भी पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का भी पीरियड 2 पाई ही होगा। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो। मान लो हमारे पास एक और फंक्शन है, जैसे कि मैं एक स्टैंडर्ड सा सिनेरियो लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि लिखा हुआ है लेट्स से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है ना, और आपके पास एक फंक्शन लिखा है g ऑफ x जो कि लेट्स से लिखा हुआ है e टू द पावर x। अब हमें पता है e टू द पावर x एक मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट्स, ये तो ये मोनोटॉनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन है ना। तो e टू द पावर x हमारा कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमें पता है पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है स्टूडेंट्स, 1। अब अगर आपसे कोई पूछे f ऑफ g ऑफ x, इसके बारे में आप कुछ नहीं कहोगे, आप किसके बारे में बोल पाओगे स्टूडेंट्स, आप कह पाओगे g ऑफ f ऑफ x के बारे में। अब g ऑफ f ऑफ x बनने क्या वाला है स्टूडेंट्स, सोच के देखो। तो g ऑफ f ऑफ x बनने वाला है, तो g ऑफ f ऑफ x के लिए वापस या तो इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, एक काम करते हैं इस बार आउटसाइड इन अप्रोच यूज़ करते हैं, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में वो आखिरी स्टेप दी होगी जो मैं लिखने वाला हूँ, और वहाँ से आपको ये सोचना है
है ना। तो क्या सोचना है, हम बात करेंगे इस बारे में, बट फिलहाल ऐसे समझो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में हमें बात करनी है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करने के लिए मैं अब आउटसाइड इन अप्रोच यूज कर रहा हूँ। सर जी ऑफ एक्स था ई टू द पावर एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। और सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैं कहूँगा हाँ ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एग्जाम में पता है आपसे क्या चाहेंगे, वो एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये वो दे दे, वो दे देगा कि ई टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप कैसे सोचोगे, सर आप सोचोगे कि ई टू द पावर एक्स क्या होता है, सर ई टू द पावर एक्स होता है एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, सर ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। और अगर ई टू द पावर एक्स में अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पास किया एज एन इनपुट, यानी आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर आप एक पीरियोडिक फंक्शन एज एन इनपुट डिवोट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका भी पीरियड वही होगा जो वो फंक्शन एज एन इनपुट पास कर रहे हो, जो फंक्शन एज एन इनपुट पास कर रहे हो। और आपने एज एन इनपुट पास क्या किया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो उसका पीरियड क्या था 1। तो ई टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड होगा स्टूडेंट्स क्या 1। ये बात याद रखिएगा, मतलब आपको सीधे इस बात से ये बात तक जाने के लिए ये वाली थ्योरी पता होनी चाहिए, बट ये वाली थ्योरी अप्लाई करने के लिए सीधे ये और ये सोचते आना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातों का कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बात डेफिनेटली हमें पता है, पर अब एग्जाम में हम सीधे इस पे काम करेंगे। क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी और ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। विद दैट चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, इसे प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, है ना। मैंने इसे दोनों एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। एक फाइनल लाइन से और समझा देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं आपको ये बात बताऊँ। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात थी। अगर मुझसे कोई कहता है कि एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका एक पीरियड है टी, और जी ऑफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है ना, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए। तो आप कह सकते हो सर इन दोनों बातों के बेसिस पे कि आपका जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा सर ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका भी पीरियड टी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। आई होप आपको ये बात याद रहेगी, बहुत ही क्रूशियल सी ये बात है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ और चीज़ों को करते हैं डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही स्क्रीन पर। इस प्रॉपर्टी को समझेंगे स्टूडेंट्स, बट बिफोर आई एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ एक बार आप इस प्रॉपर्टी को खुद से पढ़ें। देखिए ज़रा जल्दी से ध्यान से। क्या प्रॉपर्टी आपने ठीक से पढ़ी स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पी और जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन है और वो कह रहा है जी ऑफ एक्स पीरियोडिक होगा, जी ऑफ एक्स पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड या तो पी होगा या पी से छोटा होगा, बट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जी ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, बट एफ ऑफ एक्स में और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में और मे नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन। आपको ये लाइन समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमने बात की थी। हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, अगर एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो जब एफ ऑफ एक्स को एज एन इनपुट पास करे जनरल किसी जी ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड पी या पी से कम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप हमेशा ये कह सकते हो कि जी ऑफ एक्स तो हमेशा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड होना तय नहीं है, वो नहीं कहा जा सकता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट समझो, वो कहना चाह रहा है जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे साइन एक्स स्क्वायर, अगर आप साइन एक्स स्क्वायर को समझें तो कह रहा है साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट पीरियोडिक, बट वो एग्जाम्पल देख के कह रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे समझो। मान लो एक पीरियोडिक फंक्शन हमने लिया होता है ना, एक स्टैंडर्ड सा पीरियोडिक फंक्शन लिया होता, इसके बजाय मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल पे वापस आऊँगा। मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन है ना, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसको मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम इसे लिख देते हैं साइन एक्स, है ना। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उसी कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अब जी ऑफ एक्स अगर मैं cos x ले लूँगा तो बात बिगड़ जाएगी, तो मैं जी ऑफ एक्स को लेट से ले लेता हूँ a टू द पावर x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स को ले लेता हूँ a टू द पावर x। तो जी ऑफ एक्स एक इन जनरल कोई भी एक फंक्शन है, मतलब जी ऑफ एक्स इन जनरल कोई भी फंक्शन है जो पीरियोडिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये तो पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है स्टूडेंट्स 2π। तो आपसे ये कंक्लूड करके कह रहा है, वो एक आसान सी बात आपको ये समझाना चाह रहा है कि सर
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी वो ये कहना चाह रहा है आपका ये जो फंक्शन होगा, आपका जो होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन होगा सर ये डेफिनेटली पीरियोडिक होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? सर जी ऑफ एक्स होता है ए टू द पावर एक्स। अब ए टू द पावर एक्स में एक्स की जगह आप क्या पास कर रहे हो? आप साइन एक्स पास कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगा ए टू द पावर साइन एक्स। तो हाँ सर ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड वर्केबल है। लेकिन सर जो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो आप निकालना चाह रहे थे, क्या सर आप जब निकालना चाह रहे थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या निकाल रहे थे सर? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स पास करना है, यानी आप पास कर रहे हो साइन ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा ट्रिकी है, पर इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये डेफिनेटली एक पीरियोडिक है जिसका पीरियड डेफिनेटली 2 पाई है, 2 पाई से कुछ कम कोई वैल्यू होगा, बट ये अनडाउटेडली एक पीरियड होगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। कब? जब एक पीरियोडिक फंक्शन को एज एन इनपुट आप किसी इवन नॉन पीरियोडिक फंक्शन के अंदर इनपुट पास करोगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक आसान सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होते हैं। आप सोच के देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कांस्टेंट फंक्शन? सर कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। अब कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? मतलब वो कहीं ना कहीं y पे किसी वैल्यू से पास हो रहा होगा। मान लो मैंने y की वैल्यू ले ली, लेट्स से ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू y इक्वल्स टू 3, तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा 3 है। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये x की वैल्यू 1 पर भी 3 था, ये x की वैल्यू 3 पर भी 3 है, ये x की वैल्यू 5 पर भी 3 है। आपको बात समझ आ रही है? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ 1, सुन पा रहे हो आप स्टूडेंट्स? या फिर मैं कहूँ आपको समझाने के लिए, ये हर जगह एफ ऑफ लेट्स से 1 प्लस 2, या फिर आप कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे ये 2 की जगह कुछ भी लिख लो, हर जगह वो 3 ही है, वो ओवरऑल हमेशा 3 है। मतलब ये डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड क्या? इसका पीरियड ये पॉइंट टिप है। आप सोचो ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। मतलब डेसिमल में भी देखते तो वो भी यही पीरियड होता है, मतलब 0.1 शिफ्ट करते, मतलब f1 हो रहा है सर, अगर मैं f 1.0001 भी निकालता ना तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स 3। तो आप इसका पीरियड डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हमको मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ रिपीट तो कर रहा है सर खुद को, यहाँ पे भी वैल्यू, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही वैल्यू, तो सर ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन पहले या तो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे ढूंढोगे? आप कहोगे कि सर मान लेते हैं 1 इसका पीरियड है, तो 1 से छोटा नंबर भी मुझे दिख रहा है 0.0001, सर इससे भी छोटा नंबर हम ढूंढ सकते हैं ना। तो बेसिकली पॉइंट बड़ा आसान सा है कि ये हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन स्टूडेंट्स? कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शंस। लेकिन इनके बारे में एक खास बात और तय है कि कांस्टेंट फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं किया जा सकता कि सर बेसिक इतना मिनिमम वैल्यू पे तो होगा, तो विद नो फंडामेंटल पीरियड। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। विद दैट आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप करेंगे इस कंसेप्ट को आगे बढ़कर। ये 2 बहुत ज़रूरी बातें हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद आई होंगी। इनके साथ ही इस लेक्चर को यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर मुझे किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 का एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स? एलसीएम ऑफ a1 a2 a3 एंड एचसी ऑफ b1 b2 b3। ऐसा मैं क्यों सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि याद करो, एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी आज। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और क्या, जी ऑफ एक्स, और अगर इन दोनों फंक्शंस के, जैसे इसका अगर आपको एक एलसीएम दे दिया जाए, लेट्स से इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड आता है लेट्स से a अपॉन b है ना, और इसका पीरियड आता है c अपॉन d, तो आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का पीरियड क्या निकालेंगे सर? आप कहेंगे a अपॉन बी और c अपॉन d का एलसीएम। और अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर्स में कौन कौन से पॉइंट्स है? a और c, तो मैं लूँगा एलसीएम्स ऑफ द न्यूमरेटर a एंड c, और आप लेंगे सर डिनोमिनेटर में HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या होंगे स्टूडेंट? डिनोमिनेटर होंगे b एंड d। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पा रही है और ये सेंस आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन, क्वेरी या डाउट नहीं है। विद दैट अब मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझेंगे स्टूडेंट्स, एक और काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी क्रूशियल प्रॉपर्टी, एलसीएम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यही बात मैं शुरुआत से कहना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो हमने देखा था सिनेरियो, याद करो स्टूडेंट, जब हमने ये समझा था, यहाँ पर तो फिर भी शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी सर। ये सिनेरियो याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि सिर्फ जरा 1/√2 और 1/π ढूंढ रहे थे, शायद यहाँ पे एलसीएम निकल जाता। बट अगर आप एक एलसीएम ढूंढ रहे थे एक ऐसे नंबर का जो कि होता है 1/√2 और 1, तो इरैशनल और रैशनल नंबर के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करते।
ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मतलब अगर एक किसी नंबर का पीरियड आ रहा है कोई रैशनल नंबर, और किसी दूसरे नंबर का पीरियड आ रहा है कोई रैशनल नंबर, तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ज़रूरी बात है। यानी एलसीएम ऑफ इरैशनल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर इरैशनल नंबर्स के मल्टीपल्स नहीं मिल पा रहे हैं हमें, तो देयर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। यानी फाइनली बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, लाइन ध्यान से पढ़िए, एलसीएम ऑफ इरैशनल नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे डोंट एग्जिस्ट, है ना। इफ इरैशनल नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द सेम इरैशनल नंबर, तो फिर बात ही क्या थी, है ना। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम इज पॉसिबल। तो फाइनली पॉइंट बड़ा सिंपल था स्टूडेंट, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 2 पाई और 3 पाई का एलसीएम, अगर रैशनल और रैशनल पे देखूं या इरैशनल और इरैशनल, तो चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। बट रैशनल, इरैशनल और रैशनल अगर दो नंबर की जैसे 2 पाई और मुझे 2 दे दिया होता, तो वर्कआउट करना मुश्किल है, और उस केस में हम नहीं कह पाएंगे। तो फाइनली एक छोटी सी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर आपको दो फंक्शंस मिले जिनमें से एक फंक्शन का पीरियड इरैशनल हो और दूसरे फंक्शन का पीरियड रैशनल हो, मतलब इन सारी बातों का जो क्रक्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो फाइनल कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी होगी स्टूडेंट्स। मान लो एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन है मान लो जी ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड आता है स्टूडेंट्स, वो आता है कोई रैशनल नंबर, याद रखिएगा, इसका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है कोई रैशनल नंबर, है ना। और जी ऑफ एक्स का जो पीरियड आ रहा है वो लेट्स से आ रहा है एक इरैशनल नंबर, है ना। तो अब हमने हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है सर, कि इन दोनों का अगर आपको एलसीएम चाहिए, मतलब अगर आपको इस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का पीरियड पता करना है, तो आप कहोगे आप निकाल लो एलसीएम ऑफ द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन रैशनल और इरैशनल का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस फंक्शन का पीरियड फिगर आउट नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है और बहुत क्रूशियल सी बात है, जिसे मैं फाइनली कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। इसी बात पे हम फाइनली बात खत्म करेंगे। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे स्टूडेंट्स। कुछ और चीज़ें समझते समझते मुझे एक बहुत ज़रूरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, कि www.magnetbrains.com वेबसाइट पर आपको पूरी चीज़ें प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में मिलेगी। सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स, सारे सेक्टर, सारे सेगमेंट, सब कुछ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वी आर इंश्योरिंग कि आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें, जहां पे हम आपको सारे सेगमेंट्स में, हर सेक्टर में केटर कर पाएं। बाय द वे सेम चीज़ है एज इट इज़ हमारे यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पर भी रेप्लिकेट होती हैं, वहाँ भी प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इन्हें और सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज मैनर में देखना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर सब कुछ प्रॉपरली क्रिएटेड है। आप यहाँ पर हर चीज़ बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे, आसानी से, बिना किसी हिडन चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सारे लेक्चर समझ सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। यानी आप जैसे ही IIT JEE नीट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा IIT JEE मॉड्यूल खुल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपके सामने होंगे आशीष सर फॉर फिजिक्स, अभिषेक सर फॉर केमिस्ट्री, और मैं आपको मैथ्स के लिए इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी ना आए। जैसे ही आप मैथ्स सेक्शन पे वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा मैथ्स का सेगमेंट ओपन हो जाएगा। मैथ्स के सेगमेंट में आपके पास सब्जेक्ट में सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स रखे होंगे। जैसे ही आप अपने चैप्टर्स को एक्सपांड करेंगे, हर टॉपिक आपके सामने ओपन होगा, DPPs होंगी, उनके PDFs होंगे, उनके सोल्यूशंस होंगे, सब कुछ यहीं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। आप सारी चीज़ें यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। एंड हियर वी इंश्योर दैट इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। जैसे ही आप लेक्चर के वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, लेक्चर ओपन हो जाएगा और आप इजीली पूरा लेक्चर इजीली एक्सेस कर सकते हैं और फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। आई होप ये बात आपको पता है। अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल थिंग, कि ये सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देयर आर नो चार्जेस, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ चीज़ें कॉस्ट में दे जाएं, कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं, कुछ चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शन हो, कहीं कुछ करना पड़े। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट पर जाइए या यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब कुछ आपके लिए एक्सेसिबल है और क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन की हम आपको गारंटी देते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स की सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, अगर ये लेक्चर्स आपकी मदद कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो इन लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि फाइनली आपको कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई एक्टिविटी होती है उसके बारे में पता चलता रहे। एंड ऑफ कोर्स चूँकि एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिससे काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है, इससे कई लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करिए। With that, we are calling it a day. Thank you so much.